रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह का होता है? हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया अभी तक में हम लोग 2 रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए थे। पहला था संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, पहला था संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या था? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। इन अभिक्रिया में कोई भी सतह उत्पाद नहीं बनता। कहने का अर्थ क्या हुआ कि संयोजन रासायनिक अभिक्रिया किसको बोला जाता है? जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ मिलकर के एक नए तत्व या पदार्थ का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे इसके बारे में। जैसे कोयले का जलना, कोयला एक कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को मिलाए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जल का निर्माण, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों को मिलाए जल यानी लिक्विड बन गया, तो पानी बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो अलग चीज है, और वाटर H2O जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इन दोनों को मिलाने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद बतलाए थे उष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा बनता हो, हीट रिलीज होता हो, है ना। जैसे चूने में पानी डाल दीजिए तो वो एक कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। उससे हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है ना। जिसमें उष्मा यानी कि हीट रिलीज होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए क्या श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं ना, वो भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, हीट रिलीज होता है। ठीक, इसको भी बता दिए थे, है ना। उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या बतलाए थे? जब कोई एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में हिस्सों में बढ़ जाए, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम बतलाए थे किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगेगा, तो ऊर्जा में पहला है ऊष्मीय वियोजन जो ऊष्मा द्वारा अलग किया जाता है, वैद्युत वियोजन जो बिजली द्वारा वियोजित किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजित किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे दिखाए भी थे आप लोगों को, है ना। देखिए यहाँ ये था, जैसे इसमें PbNO3O2 यानी लेड नाइट्रेट में को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन 3 अलग अलग हिस्सों में ये बढ़ गया। जब हम उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसको? लेड नाइट्रेट को। ठीक है, उसी तरह गर्म करने पर यानी हीट देने पर एनर्जी दिए। ठीक है, अब देखिए, अब है अगर हम उसको करंट दे करके अगर हम मान लीजिए कि उसको अलग करें, जैसे मान लीजिए कि आप विद्युत दे करके, तो हमको एनर्जी देना है, तो एक हीट के तौर पर एनर्जी दे सकते हैं। दूसरा हम लोग एनर्जी दे सकते हैं लाइट के तौर पर, है ना, करंट के तौर पर भी एनर्जी दे करके उसको अलग किया जा सकता है। और तीसरा है कि सनलाइट देकर भी उसको एनर्जी दे करके तोड़ा जा सकता है। जैसे AgCl2 होता है, इसको काले रंग के डिब्बे में बंद करके क्यों रखा जाता है? क्योंकि अगर इस पे सनलाइट पड़ेगा तो जैसे ही सनलाइट पड़ेगा वो Ag अलग और Cl2 अलग हो जाएगा। इस कारण से सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के डिब्बे में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि काला रंग का जो डिब्बा होता है ना, वो उसके अंदर लाइट पूरी तरीका से एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरी तरीका से जो उसमें विलीन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है लाइट पास नहीं हो पाता है। जैसे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कलरफुल डिब्बा, व्हाइट कलर हो, रेड कलर हो, कोई भी कलर का डिब्बा है, उसके अंदर देखिएगा तो झांकिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कुछ,
लेकिन अगर एक ब्लैक कलर का डिब्बा है तो आपको कुछ भी उसके अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि किसी का फोन आता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी तरीका से लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से AgCl2 दो अलग अलग हिस्सों में Ag और Cl2 में टूट जाता है। ठीक है, एक और है AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, वो भी सनलाइट में सिल्वर और ब्रोमाइड के तौर पर टूट जाता है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया क्लियर है। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में ध्यान से समझना। इसको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज, ये है हाईली रिएक्टिव मेटल से लो रिएक्टिव मेटल का नाम, यानी कि अधिक अभिक्रियाशील से लेकर के कम अभिक्रियाशील तत्वों के नाम लिखे हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Pb यानी कि लेड, कॉपर, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और Pt प्लेटिनियम। इसको याद रखने का ट्रिक क्या बतलाए थे कि अगर इसको हाईली रिएक्टिव, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील ये है, इससे थोड़ा कम ये है, उससे थोड़ा कम ये है। इस तरह से हाईली रिएक्टिव से होते हुए अधिक अभिक्रियाशील से होते हुए कम अभिक्रियाशील तत्वों का नाम लिखा है। अभी अभिक्रियाशील तत्व मतलब जो तुरंत अभिक्रिया कर ले, जो तुरंत रिएक्शन कर ले, उसको अधिक अभिक्रियाशील बोलेंगे, हाईली रिएक्टिव बोलेंगे। और जो कम, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करे, उसको कम अभिक्रियाशील तत्व बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको याद रखने के लिए K से याद रखिएगा कालू, N से नाना, C से चाट, M से मांगे, A से आलू, ZN से जरा, FE से फीके, Pb से पड़े, उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। प्राइस के हिसाब से लगा दीजिए इसको, सबसे कम सस्ता ये, उससे महंगा ये, उससे महंगा ये और उससे महंगा ये। ठीक है, तो ये इस तरह से अधिक अभिक्रियाशील से होते हुए कम अभिक्रियाशील तत्वों के नाम। अब इसको क्यों समझना जरूरी है? क्यों इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए FeSFe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम लोग ध्यान नहीं दें अभी के लिए, तो यहाँ पे क्या है, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, आयरन यानी कि लोहा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कौन अधिक रिएक्टिव है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर या फिर आयरन? अगर आप ध्यान दीजिएगा इस चार्ट में देखिए, कौन पहले आता है, कॉपर आता है पहले या आयरन आता है? कॉपर यहाँ है और आयरन यहाँ है, तो जाहिर सी बात है ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से, ये इसको क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, और ये इसके जगह पर जाकर के बैठ जाएगा, और ये जैसे ही अलग होगा तो कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा।
है ना, कुछ इस तरीका से कॉपर क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो वही रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो Fe जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था, किससे, कॉपर सल्फेट से, है ना। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, Fe जो है वो SO4 के साथ बैठ गया और कॉपर को बाहर जाना पड़ गया, है ना। इस पे क्वेश्चन आता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, लेकिन अगर उसमें लोहे के कील मिला दिए जाए, लोहे के कील डाल दिए जाए तो उसके रंग में थोड़ा हल्का फीकापन आ जाता है, ऐसा क्यों, इसी तरह कुछ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है और आयरन जो है उसकी जगह पर जाकर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम पहले भी बताए थे कि अगर कहीं रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो वहां कलर चेंज, हीट रिलीज होना, ये सारी चीजें होते रहती है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या याद रखना है, अगर अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देगा, जैसे Na+HCl। कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ये या ये, जाहिर सी बात है सोडियम, तो वो Cl के साथ चले जाएगा, होगा NaCl प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, हो गया। इसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक और एग्जांपल, Cu प्लस HCl। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cu जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कम अभिक्रियाशील है। कम अभिक्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन यहाँ से नहीं हटने वाला है, लेकिन कॉपर इस जगह से हट जाएगा, है ना। कॉपर नहीं, हाइड्रोजन नहीं हटने वाला क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। यही इससे हाइड्रोजन से कम होता। जैसे हाइड्रोजन का जगह कहाँ है, हाइड्रोजन का जगह जो है कुछ इस जगह होता है, कुछ लगे इस जगह पे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यही क्या हो कि अगर मान लीजिए Al प्लस HCl डाल दिया जाए तो Al Cl के साथ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, AlCl2 प्लस हाइड्रोजन बाहर। ठीक है, तो इस तरीका से विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी के साथ जाए तो वो दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, है ना। मान लीजिए क्या कि इसको Zn जो है ये ज्यादा ताकतवर है और कॉपर जो है कम ताकतवर है। जाहिर सी बात है ये कम ताकतवर वाले को हटा देगा और खुद जाकर के SO4 के साथ बैठ जाएगा, और Cu जो है वो क्या है, कम ताकतवर है, इस कारण से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यही उल्टा होता कि ZnSO4 में कॉपर मिलाते तब कोई रिएक्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये पावरफुल है और ये इसके पास ताकत कम है, तो ये इसको थोड़ा हटा पाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीका से विस्थापन अभिक्रिया होता है। क्या विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? अगर इसका डेफिनेशन देखिएगा, तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देती है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया क्लियर है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब अधिक अभिक्रियाशील जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, अलग कर देगा। ठीक है, जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग का कॉपर का परत जमना, भी हम आपको समझाए थे आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण हो, यानी कि हीट को अब्सॉर्ब किया जाए, उसको बोला जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे किसमें हीट को अब्सॉर्ब किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में एक बूंद पेट्रोल गिर जाए तो आपको थोड़ा हल्का ठंडक महसूस होता है, या फिर आपके हाथ में सैनिटाइजर गिर जाए तो लेते हैं तो उस वक्त भी हमारे हाथ में क्या ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वो सराउंडिंग का ही आसपास का जो हीट होता है, आसपास के तापमान को लेकर के वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाता है ना। जैसे मान लीजिए हाथ में जैसे ही सैनिटाइजर को डालें तो वो हाथ का ही जो है तापमान लेता है और भाप बन के उड़ जाता है। तो हमारे हाथ का अगर तापमान को वो खींच लेगा तो जाहिर सी बात है तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो ठंडा महसूस होगा, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा यानी कि हीट का अब्जॉर्प्शन हो, यानी कि हीट कम हो, हीट एब्जॉर्ब हो यानी कि ठंडक महसूस हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसको कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया? बहुत सिंपल सा है। जैसे यहां पे देखते हैं, ठीक है। अब इस तरह इसको बैलेंस कर लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया बेसिकली देखिए, आपको ये समझना है सबसे पहले चीज क्या, कि जो अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे मान लीजिए क्या, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो क्या करेगा, कम अभिक्रियाशील को हटा देगा। जैसे मान लीजिए ये सब अधिक अभिक्रियाशील तत्व के नाम है, और ये इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए क्या, इसमें बताइए एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है या हाइड्रोजन? इस चार्ट को देख के देखिए, एल्युमिनियम कहाँ है? यहाँ है। और हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ है। कौन अधिक अभिक्रियाशील है? एल्युमिनियम। तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा पावरफुल हो गया, ज्यादा ताकतवर हो गया। और अगर ये ताकतवर है और ये हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील है, मतलब कमजोर है, तो ये इसको क्या करेगा, हटा देगा और खुद Cl के साथ जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। तो यहाँ जाकर के वो Cl के साथ बैठ गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, है ना। बात समझ में आया? अब क्लियर है विस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे सोडियम का जो है बॉन्ड क्लोरीन के साथ बहुत अच्छा बैठता है। सोडियम का बॉन्ड क्लोरीन के साथ क्या है, बहुत ही अच्छा बैठता है, ठीक है। और Ba का बॉन्ड SO4 के साथ अच्छा बैठता है। तो यहाँ पे क्या है ना, कि दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग हिसाब से रिएक्शन बना लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए Na जो है वो Cl के साथ चला गया, है ना। Na जो है वो Cl के साथ चला जाएगा, SO4 जो है वो Ba के साथ चला जाएगा। देखिए है ना, यहाँ पे Na जो है वो Cl के साथ गया और NaCl बनाया, और Ba जो है वो SO4 के साथ गया और वो BaSO4 बनाया। अब इस तरह के रिएक्शन को एक बार हम फिर से बता देते हैं पीछे से। क्या है कि हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे। विस्थापन अभिक्रिया में क्या, कि जो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए क्या, ये सारी जो है अधिक रिएक्टिव मेटल यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व से सबसे अधिक ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, तो ये अधिक अभिक्रियाशील से होते हुए कम अभिक्रियाशील तत्वों के नाम है।
ठीक है। और इसके हिसाब से जैसे मान लीजिए क्या Na यानी कि सोडियम, सोडियम जो है जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, याद देखिए सोडियम और हाइड्रोजन इसमें कौन अधिक अभिक्रियाशील है, सोडियम यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सोडियम या फिर हाइड्रोजन, सोडियम या फिर हाइड्रोजन। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है यानी कि सोडियम के पास ज्यादा पावर है, और सोडियम के पास अगर पावर ज्यादा है और हाइड्रोजन के पास अगर पावर कम है तो ये जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और वो Cl के साथ जाकर के बैठ जाएगा। तो वैसे ही रिएक्शन को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग को देखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या आता है, जैसे NaCl, Na का जो है ना Cl के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि दो ये एक A B C D, अब देखिए A B C D ये चारों दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन A का जो है D के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड एकदम, है ना, और B का जो है वो C के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है, यानी कि वो भी एकदम बेस्ट फ्रेंड। अगर इन किसी दिन मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि A जो है, A का दोस्ती है D के साथ, वो हमेशा उसी के साथ बैठता है, लेकिन अगर मान लीजिए A आया ही नहीं स्कूल तो D जो है वो C के साथ बैठ गया, है ना, या किसी दिन जो है D नहीं आया तो A जो है B के साथ बैठ गया, फिर भी दोस्त तो था ही। लेकिन अगर किसी दिन Na मतलब A भी प्रेजेंट है और D भी प्रेजेंट है तो वहां पे रिएक्शन वो जो है दोनों साथ में ही बैठेगा। उसी तरह यहाँ पे Na का जो है सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, Cl के साथ, और Ba का जो है सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, SO4 के साथ। तो इस कारण से जो है ये दोनों का बॉन्ड अच्छा बनने के कारण जब भी ये दोनों केमिकल को मिलाया जाता है Na जो है वो Cl के साथ बैठता है, Ba जो है SO4 के साथ बैठ जाता है ना। हम लोग इसको स्कूल के टाइम पे जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम पे इसको डबल स्माइल है वो ऐसे कुछ इस तरह डबल स्माइल रिएक्शन बोलते थे, ठीक है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे Na जो है वो Cl के साथ बैठ गया यहाँ, और Ba जो है वो SO4 के साथ यहाँ बैठ गया, है ना। चेक, यहाँ देख लीजिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ये इसका डेफिनेशन है। दोनों अलग अलग अपना अपना आयन को क्या कर दिया, बांट दिया, एक दूसरे को दे दिया। अब अगला आता है उपचयन एवं अपचयन। जैसे मान, ये बहुत सिंपल है, किसी में अगर ऑक्सीजन का बढ़ोतरी हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है मतलब बढ़ना मतलब ऊपर उठना, है ना, ऊ से ऊपर उठना, ऊ से उपचयन। जब अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है तो उसको बोला जाता है उपचयन, ऊ से ऊपर उठना ऑक्सीजन लेवल, और ऊ से उपचयन, ऊ से ऊपर उठना, ऊ से उपचयन। तो जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए क्या इसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है तो वैसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उपचयन। और जिस देखिए जैसे यहाँ इस रिएक्शन में यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कॉपर के साथ लेवल क्या है, बढ़ रहा है, तो उसको उपचयन कहा जाता है। देखिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो, दोनों को उपचयन कहा जाता है।
अपचयन। अपचयन क्या है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए या किसी में ऑक्सीजन का लेवल, उसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो उपचयन, इसमें ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन। जैसे मान लीजिए क्या, ठीक है, देखिए ये तो एग्जाम्पल था ना। Cu प्लस CuO प्लस H इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन को छीन लिया गया और कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन लेवल घटेगा उसको अपचयन बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा उसको अपचयन। बढ़ रहा है ऑक्सीजन तो अब उपचयन, और घट रहा है तो अपचयन। ये चीज याद रखना, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ऊ से ऊपर उठना, ऊ से उपचयन, है ना, और अगर ऑक्सीजन लेवल घट रहा है तो अपचयन। अब आता है रेडॉक्स। रेडॉक्स किसको बोलते हैं? जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जहां पे दोनों हो रहा हो, उपचयन भी और अपचयन भी, अगर आप ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ घट गया तो ये हो रहा है अपचयन, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? बढ़ गया, तो यहाँ हो रहा है उपचयन। और जहां पे दोनों हो रहा हो उसी को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीजन, एगो के साथ ऑक्सीजन बढ़ रहा हो और एगो के साथ ऑक्सीजन घट रहा हो, यानी कि दोनों रिएक्शन जहां हो उसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया? रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर है? क्योंकि आज चैप्टर तब खत्म हो जाएगा और 10 मिनट का ही चैप्टर रहा है। ठीक, बड़ा कम बच्चा आया है जी आज, कोई आ ही नहीं रहा है। क्लास नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? जबकि हम बोल दिए यहाँ पे पढ़ा देंगे, क्लास में समझा देंगे। अब बोलेगा मोबाइल देखने नहीं मिलता है, दिन भर रील बैठ के देखते रहता है, सब डेटा उड़ा देता है और उसके बाद जो है लाइव क्लास में ज्वाइन नहीं होता। बढ़िया है सर, क्या बोलोगे किसको? चलिए देखिए, दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन का प्रभाव हमारे रियल लाइफ में या कि रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन से क्या क्या चीजें होती, ठीक है? उपचयन से बेसिकली सबसे पहला चीज तो उपचयन यानी कि ऑक्सीजन बढ़ने से, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से किसी भी धातु में संक्षारण यानी कि जंग लग जाता है। लोहे में जंग लगते हुए देखे ना, तो लोहे में जो जंग लगता है वो जंग जो है बेसिकली क्या है, उस पे ऑक्सीजन का एक लेयर बैठ जाता है जिसकी वजह से जंग लग जाता है। जैसे अलग अलग धातु में अलग अलग रंग का जंग लगता है,
लोहे में कौन से रंग का जंग लगता है? भूरे रंग का। लोहे में कौन से रंग का जंग लगेगा? भूरे रंग का। तांबे में कौन से रंग का जंग लगेगा? हरे रंग का। चांदी में कौन से रंग का जंग लगेगा? काले रंग का। ये सब याद रखिएगा। क्या होता है ना कि बहुत लोग बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताइए तांबे में कौन से रंग का जंग लगता है? तो हरे रंग का लगता है, ग्रीन कलर का। चांदी में कौन से कलर का जंग लगता है, संक्षारण होता है? तो वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, ये चीजें। अब क्या है कि जंग लगने से हम लोग कैसे बचा सकते हैं? जंग लगने से किसी चीज को कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहला है यस्दोलेपन। यस्दोलेपन मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर पानी चढ़ा देना। जैसे मान लीजिए क्या कि साइकिल का जो हैंडल होता है ना, उसके ऊपर जो है क्रोमियम का पानी चढ़ाया जाता है ताकि उसके ऊपर जंग न लगे। वो हो गया यस्दोलेपन, है ना, यस्दोलेपन। उसके बाद है विद्युत लेपन, या फिर जो है पेंट कर देना, है ना। अगर मान लीजिए लोहे के ऊपर पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, है ना। दूसरा उपाय है पेंट कर देना, है ना। और भी है, जैसे मान लीजिए क्या कि उसके ऊपर जो है ग्रीसिंग कर देना, ग्रीस लगा दीजिए, या फिर उसके ऊपर जो है ऑयलिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए, है ना। ये भी दो तरीका है जिससे जो है हम किसी भी चीज को जंग लगने से बचा सकते हैं। ऐसे ये टॉपिक जो है संक्षारण, इसके बारे में हम लोग को डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ना। केमिस्ट्री का ही चैप्टर 3 में इसको बहुत ही डिटेल में बताया गया। अभी के लिए इतना जानिए, जब कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या कहलाता है? कोई भी धातु जो अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है वो संक्षारण हो रहा है, उसके साथ जंग, वो उसके साथ जंग, वो तो कोई भी धातु के ऊपर अगर ऑक्सीजन का लेयर लग जाए तो उसके वजह से क्या संक्षारण यानी कि जंग लग जाता है ना। जंग लगता है किसके कारण से? ऑक्सीजन की वजह से। एक और कारण होता है, एक और कारण होता है नमी, यानी कि पानी की नमी की वजह से भी जंग लगता है। दोनों होगा तभी जाकर के जंग लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि पहला, या तो ऑक्सीजन का लेवल घटा दीजिए, है ना। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन और पानी का नमी ये दोनों है तो जंग लग जाएगा, और अगर ये दोनों में से कोई नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचता है चैप्टर का, जो कि है विकृत गंधिता। ठीक है, क्या होता है विकृत गंधिता? जैसे मान लीजिए कि घर में मम्मी खाना बनाई, ठीक है, खाना बनाई, सुबह खाना बनाई, शाम में दी, वो रात में दी खाना खाने के लिए, खाना खराब हो गया, खट्टा हो गया। क्यों होता है खाना खट्टा? क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से खाना खट्टा हो जाता है या खाना खराब हो जाता है? उसके पीछे का रीजन है विकृत गंधिता। क्या होता है ना कि कोई भी खाना जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके वो जितना हो सके उतना जल्दी वो खराब हो जाता है। जैसे, लेकिन ज्यादातर कौन सा सामान खराब होता है? जिसमें जितना ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस खाने में जितना ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाएगा उतना जल्दी वो खराब होता है। जैसे चावल जल्दी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ होता। लेकिन सब्जी जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जिसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है वो खाना बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? विकृत गंधिता। अब इसको रोकने का उपाय क्या है? सबसे पहला कि प्रति ऑक्सीजन कारक का उपाय,
ऑक्सीजन से किसी तरह उसका कनेक्शन काट दीजिए। जैसे एयर टाइट जो होता है ना, टिफिन होता है, एयर टाइट वाला टिफिन आता है, जैसे मिल्टन का टिफिन होता है जो पूरी तरीका से एयर टाइट बंद होता है। जब उसको पूरी तरीका से एयर टाइट बंद कर देंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर खाना खराब नहीं होगा, क्योंकि खाना किसकी वजह से खराब हो रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की वजह से, है ना। या फिर उसको जो है जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन, जैसे चिप्स होता है, चिप्स हम लोग खाते हैं ना, चिप्स लेस का पैकेट जो फूला हुआ होता है ना, 5 रुपए में 5 गो चिप्स मिलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हवा जो भरा होता है वो बेसिकली हवा नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन इसलिए होता है ताकि जो है वो चिप्स खराब नहीं हो, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करे, और अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा तो वो खराब नहीं होगा, है ना। तो पहला है परती ऑक्सीजन कारक का उपाय करके, दूसरा है वायुरोधी बर्तन बतला दिए, है ना। और क्या उपाय हो सकता है खाना को खराब होने से बचाने के लिए? नाइट्रोजन गैस तो बता ही दिए। और क्या उपाय हो सकता है? फ्रिज में रख करके, हाँ, फ्रिज में भी अगर हम लोग उसको रख देते हैं तो भी खराब नहीं होता, तो वही रीजन है शीतलन द्वारा, यानी कि अगर खाना को ठंडा किया जाए, ठंडा रखा जाए तो वो खराब नहीं होता। और रीजन क्या है? उसको बार बार गर्म करके भी खाना को खराब होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्या बतलाए? एयर टाइट पैक कर दीजिए जिससे ऑक्सीजन बिल्कुल वहां तक नहीं पहुंच पाए। दूसरा रीजन क्या कि जो है नाइट्रोजन से उसको जो है उसके आसपास नाइट्रोजन गैस रख दीजिए, नाइट्रोजन से उसको जो है पैक कर दीजिए ताकि जो है वो ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पाए, है ना। तीसरा रीजन क्या? परती वायु ऑक्सीकारक का उपाय करके, यानी कि ऐसा कुछ यूज कीजिए जिससे ऑक्सीजन से उसका क्या हो, कनेक्शन कट जाए। उसके बाद क्या? शीतलन द्वारा ठंडा करके भी उसको जो है क्या बोलते हैं, खराब होने से बचाया जा सकता है। इसमें और 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला कि बार बार उसको गर्म करके, यानी कि गर्म करके भी उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। एक और लिख लीजिएगा, एक और लिखिएगा कि किसी भी चीज की मात्रा को बढ़ा करके, मात्रा को बढ़ाने का मतलब यानी कि चीनी या फिर नमक की मात्रा बढ़ा करके भी जो है खाना को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब तो ये नहीं कि एक सब्जी बना उसमें 1 किलो नमक डाल दिए, है ना, वो तो नहीं कर सकते। तो आप देखिएगा घर में जो अचार बनता है उसमें बहुत ज्यादा नमक मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि वो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्शन नहीं करे, इसलिए अचार जो है बहुत धीरे धीरे, बहुत ऐसे जल्दी खराब नहीं होता। अचार खराब होने के नहीं, अचार इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। सेम जैम के साथ भी होता है। जैम जो बनाया जाता है घर में उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और चीनी की मात्रा अधिक होने की वजह से वो खराब नहीं होता। या तो नमक की मात्रा या तो चीनी की मात्रा को बढ़ा दें तो खाना जल्दी खराब नहीं होगा। तो मात्रा को बढ़ा कर, ठीक है। अब देख लीजिए बुक से कि हम लोग क्या क्या कर लिए। रेडॉक्स हो गया, उसके बाद संचारण, यानी कि संचारण भी कंप्लीट है जो जंग लगने के बारे में बताए, और आखिरी है विकृत गंध्यता, ठीक है। और इससे ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो है कल का क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेस्ट में आएगा, एग्जाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन जो है कल का क्लास में हम लोग को करना है, ठीक है।
तो आज यहीं तक करने देते हैं। चेक जो कोई पढ़ाया रिवाइज कर लीजिएगा।